हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करने के लिए। फाइन। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया है और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसके डिफरेंस क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ क्वेश्चन उठा लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से, कुछ फंडामेंटल राइट से, कुछ डीपीएसपी से, और आपको बताइए कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है या फंडामेंटल राइट्स का या फंडामेंटल डीपीएसपी का। तो सो यू विल गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आपको ये मगअप करना पड़ेगा या एटलीस्ट यू हैव टू पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 बार, सो दैट आप डिफरेंस कर पाए कि क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर आप चाहते हैं टाइम बचाना तो आपको मगअप करना पड़ेगा। सो देखिए अभी क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में जा रहे पढ़ने के लिए। तो क्या है, आर्टिकल 15A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। 15A तो दिया हुआ, लेकिन यहाँ इस बात भी देखना चाहिए कौन सी पार्ट में। अगर आपसे पूछता है सवाल कि बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A में भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। फाइन। और ये क्या करेगा कि ये आप पूछेगा आपसे कि अच्छा एक बात बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सिबल बाय कोर्ट है या नहीं है? तो आपको बोलना नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, इनफोर्सिबल नहीं है। इसका इनफोर्सिबल का मतलब क्या है? अगर आप इसका लॉ को ब्रीच करते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे ब्रीच करते हो या आप करते हो जाने अनजाने में, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकते हो, ना ही हाई कोर्ट मूव कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज टूट रहा है, जो लिखा गया है वो नहीं है। ठीक है, और ना ही इसके लिए आपको कोई खास पनिशमेंट मिलेगी। फाइन। इसको बोल सकते हैं दूर बाहर है। फाइन। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये कैसे, अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया था। तो ये कैसे आया? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। कैसे ऐड किया गया? बाय स्वरेन कमेटी। स्वरेन सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं। और ये कहाँ से लिया गया? ये यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, ये हमारे संविधान दाताओं के भीमराव अंबेडकर द ग्रेट मैन, उन्होंने ये नहीं लिखा था और उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था, ये यूएसएसआर से लिया गया था। फाइन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और क्या बोलता है ना, अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फाइन। तो ये क्या है ना कि 1 पॉइंट में क्या बोलते हैं ना कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बांधे रहना है, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट कर रहे हैं, मतलब एंथम, नेशनल फ्लैग को अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, फ्लैग कोड तो आपको अलग दिया गया है, फ्लैग कोड के बारे में मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग संविधान है। लेकिन आपको ये ड्यूटी है कि आपको करना चाहिए, कर लीजिएगा। फंडामेंटल नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी नेशनल एंथम होते हैं या फिर सैल्यूट करने की बात आती है, कुछ लोग, आई डोंट नो हु इज दैट पीपल, कि कुछ लोग नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब सैल्यूट नहीं करते हैं, और जब नेशनल एंथम होता है तो वो बैठे रहते हैं या फिर चुपचाप खड़े रहते हैं, नेशनल एंथम गाते नहीं। दैट्स व्हाई, यही कारण है, यही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द ग्रेट पर्सन, जिन्होंने हमारे संविधान लिखा था और ये कहा था कि अगर आप नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते हैं तो कोई बात नहीं, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं। इसको लेकर के ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिस इज ना, लेकिन आपको ना बोलने का पूरा अधिकार है कि आप अपने कंट्री को कैसे गरिया सकते हैं। ठीक है, बी नंबर में क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब आपको क्या है कि जो भी नेशनल फ्रीडम में जो पार्टिसिपेट किए, ठीक है, जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर है, उनको जो उनका ना चेरिश करें, एंजॉय करें और उनको इंस्पायर करें। ठीक है, अब सी में क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है कि डी में दिया गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना है ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो आपको सॉवरेनिटी बनाए रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपना इंटीग्रिटी को पूरा। इंटीग्रिटी मतलब पूरा इंटीग्रिटी जो मेल मिलाप है ना, इंटीग्रिटी वो बनाए रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है,
प्रोटेक्ट करना अपने कंट्री को, ठीक है, सोवरेनिटी को, कि हाँ सोवरेनिटी मतलब क्या है कि हमारे ऊपर कोई अदर कंट्री रूल नहीं कर रहा है या रूल हम लोग नहीं हो रहे हैं अदर कंट्री, दिस इज द सोवरेनिटी, ठीक है। अब क्या है, डी में क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या हमारे कंट्री को डिफेंड करना है, जब भी कोई मुसीबत आ जाए, आपदा आ जाए, हमारे कंट्री को डिफेंड करना है। तो इस पॉइंट पे मैं ये कहूँगा कि अगेन ये फंडामेंटल आई थिंक सो कि होना चाहिए राइट्स में, या नहीं तो इसको इन्फोर्सिबल बनाना चाहिए। क्यों कि देखिए बात जब आती है ना गवर्नमेंट को ब्लेम करने, या फिर जब आती है एक इंडिविजुअल इंसान की अपना नेशनलिटी प्रूव करने की कि हाँ हम हैं भारत के नागरिक, तो वो अपना ड्यूटीज नहीं निभाता है, लेकिन 5 की राशन के लिए लंबे लाइन में लगा रहेगा, फाइन, और उसको हेड स्पीच या राइट टू स्पीच के लिए पूरा अधिकार चाहिए। लेकिन जब बात आती है डिफेंड करने के लिए कंट्री को, तो बोला जाता है, अभी हम पहलगाम की थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं, इसी बेसिस पे बोला था पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो लोग हमारे आर्मी का ना ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे ये तो हिंदू का न्यूज़ है कि अपने कंट्री को ब्लेम कर रहे थे कि हमारे कंट्री का जो आर्मी है वो कहाँ चले गए थे, वो क्या कर रहे थे। तो भाई ये आपका भी सर्विस है, यहाँ देखिए ड्यूटीज है, ठीक है, एक कॉमन पीपल का ड्यूटीज है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है या अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ हो रहा है और आपको पता है, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कीजिए, डिफेंड कीजिए। आप अपना फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप निभाते नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट आपको 5 केजी राशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब आपको पहले चाहिए, राइट टू स्पीच पहले चाहिए, राइट टू गरियाना ये पहले चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल में इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट, कि ये जाहिलों की तरह जो बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, ये जाहिलियत एजुकेशन से ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। गरीबी भूखमरी अनाज के द्वारा खत्म किया जाता है और जाहिलियत एजुकेशन के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो ये एजुकेशन हम लोग जो देंगे, इससे बेसिस पे आप राइट्स क्या है, रॉन्ग क्या है, ये आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा समझ पाएंगे, फाइन। तो ये है डी नंबर। और ये क्या है, ई नंबर में क्या है कि टू प्रमोट हार्मोनी, रिस्पेक्ट एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, बहुत सारे भाषा बोलने के बावजूद भी आप प्रमोट कीजिए ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा को प्रमोट कीजिए। अभी हम लोग जो तमिल नॉर्थ साउथ लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम इशू देखते हैं, दिस इज नॉट अ न्यू, दिस इज पुराना, बहुत सारा पुराना है, मैं उस पर भी आऊँगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये दिया गया है कि अल्दो बहुत सारे डाइवर्सिटी है हमारे लैंग्वेज में, लेकिन आपको भाईचारा बना के रखना है, ठीक है, कि नहीं आप लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाई करता है। अल्दो हम लोग ने सभी ने भारत को आजाद करवाने में भूमिका निभाई है, चाहे वो तमिल हो, द्रविडियन हो, हिंदुस्तानी हो या फिर हिंदी बोलने वाले लोग, ठीक है। फिर ये लैंग्वेज की इशू पे किस तरह से बात, इंसानियत रखिए, इंसान को जिंदा रखिए, इंसान तो फीलिंग से ही समझ जाते हैं, आंखों में आंखें डाल के ही समझ जाते हैं। फिर ये भाषा का भेद क्यों, भाषा के लिए लड़ाई क्यों, ठीक है। तो ये ई के सेक्शंस में दिया गया है, ठीक है, कि प्रमोट हार्मोनी। तो अभी हम लोग ई और एफ का सेक्शन देखेंगे, फाइन।